तो बात करते हैं एआई की, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सामने आया 2022-2023 में, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का फर्स्ट एआई जिसका पता चला 1953 में, बट बनाया गया उसके कई साल पहले। जब इस पे रिसर्च हुई तो एक जर्नल ने बताया कि ये एक्चुअल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे बाइनरी नंबर से प्रोग्राम किया गया है। लेकिन बात आती है कि उस टाइम पे इतना एडवांस कौन था जिसने ये एआई जनरेट किया। तो आज हम बात करेंगे एक सीक्रेट सोसाइटी की जो हमारी जनरेशन से कई सदी एडवांस है, और उनके पास एक रहस्य है जिसमें कई एविडेंस ऐसे हैं जिनसे पता चलता है कि उनकी टेक्नोलॉजी हमारे समय से बहुत आगे की है। तो हो सकता है वो लोग हमारे बीच में ही हों। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एविडेंस के साथ। सीक्रेट सोसाइटी की जब भी बात आती है तो दिमाग में एक नाम आता है, इल्यूमिनाटी, मतलब शैतान की पूजा करने वाला एक ग्रुप। और ये कहीं भी हो सकता है, इंडिया में या फॉरेन कंट्री में, बट किसी को कंफर्म नहीं कि ये कहाँ है, क्योंकि भाई ये सीक्रेट सोसाइटी है और ये सीक्रेट ही रहेगी। पर आज हम बात करेंगे 9 मेंस की सीक्रेट सोसाइटी की। तो अब कुछ लोग पूछेंगे 9 महीने क्यों, विमेन क्यों नहीं? तो भाई ये सीक्रेट सोसाइटी है और आपने सुना ही होगा कि विमेन पेट में कोई बात पचा नहीं सकती। फिलहाल जोक्स अपार्ट, कहानी शुरू होती है मौर्य एम्पायर से। लेकिन उससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि सीक्रेट सोसाइटी का जो गठन हुआ था वो इंडिया में भी हुआ था, या फिर कहें कि सबसे पहले इंडिया में ही हुआ था। इसमें 9 मेंस थे, लेकिन इस सीक्रेट सोसाइटी का मकसद क्या था और सीक्रेट सोसाइटी में 9 लोग ही क्यों, एक कम या एक ज्यादा क्यों? 9 कभी सामने क्यों नहीं आए? इन्हें क्या टास्क दिए गए थे और किसने दिए थे? किसने ये जिम्मेदारी सौंपी? उसके पीछे का मकसद क्या है? सब पर से पर्दे उठेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं और वीडियो के लास्ट में कुछ प्रूफ भी दिए जाएंगे। तो चलिए फिर आपको ले चलते हैं आज से 2000 साल पहले मौर्य एम्पायर में। अशोका द ग्रेट को कौन नहीं जानता, एक चक्रवर्ती सम्राट। वैसे तो ये शुरुआती दिनों में काफी क्रूर राजा माने जाते थे, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए इन्होंने काफी युद्ध किए। खास बात ये है कि इन्हीं के टाइम पर इंडिया काफी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और एक हेल्थी माइंडसेट का एम्पायर था। पर चक्रवर्ती बनने के बाद उन्होंने फिर एक युद्ध किया। युद्ध ने उनका मन बदल दिया। वो युद्ध था कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध के नतीजों को देख करके सम्राट अशोक खुद शोक में चले गए। मतलब कलिंग के युद्ध में इतनी तबाही और इतनी मारकाट देखने के बाद उनको लगा कि युद्ध कोई भी जीते पर मरते दोनों ही साइड के लोग हैं। सबको मरते देखना दिल को चीर देने वाली चीजें थी। उन्हें पता चला कि वॉर से किसी का कोई फायदा नहीं होता, दोनों ही पार्टी का नुकसान होता है, दोनों के ही लोग मारे जाते हैं। इतनी लाशें देख करके उनका मन बदल गया। वो सब कुछ छोड़ ओढ़ के अपने अंतर मन के पीस के लिए चले गए भगवान बुद्ध के पास, जहाँ उन्हें शांति मिले। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी इंसान को शांति तब तक नहीं मिलती जब तक उसके दिमाग में उसके फैमिली के बारे में चल रहा होता है। इस ढूंढने से पहले हर इंसान को अपने सभी कर्तव्य को पूरा करना होता है, उसके बाद वो जा सकता है। और जो चक्रवर्ती ने, मतलब उसका एम्पायर दूर दूर तक फैला हुआ है, कोने कोने में। इसका मतलब उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को अपना परिवार मान रखा था और उसकी भलाई के लिए उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना था। उनके ऊपर सबकी जिम्मेदारी थी। बात आती है दुनिया को कैसे बचाया जाए। तो अब एक नॉर्मल इंसान अपने परिवार को बचाने के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बचाएगा रुपया, डॉलर, पैसा, गोल्ड या डायमंड। लेकिन जिसने चक्रवर्ती बनने के लिए पूरी दुनिया घूम डाली है तो उसे पता है कि उसे क्या बचाना है। तो अशोका द ग्रेट ने बचाई नॉलेज, बिकॉज अशोका बिलीव दैट नॉलेज इज पावर, और उस नॉलेज को सीक्रेट रखा, वरना उन्हें भी विदेशी लुटेरे आग लगा देते तक्षशिला की तरह। क्योंकि अशोका का मानना था जो चीजें जितनी सीक्रेट रहेंगी वो उतनी दूर तक जाएंगी। तो अब बात शुरू होती है सम्राट की खोज की। ध्यान में जाने से पहले धरोहर को बचाने की अशोका ने दुनिया भर के खास ब्रिलियंट माइंड के लोगों की खोज शुरू करवाई और उन्हें अपने पास बुला लिया। ऐसे 9 लोगों का ग्रुप बनाया जिनके पास अच्छी क्षमता और अच्छी नॉलेज थी, और उन सबको एक एक टॉपिक के लिए रिजर्व किया, जिसको लेकर के वो एक बुक लिखे और दुनिया भर की रिसर्चर्स अपनी बुक में डालें। लेकिन ये लोगों के सामने बिहेव करें जैसे कि ये मॉन्क हैं। हर चीज उन्हें सीक्रेट रखनी थी। बस उन सब 9 लोगों ने मिलकर के 9 किताबें लिखी। इसके बाद अशोका सीक्रेट सोसाइटी को बना करके ध्यान में चले गए। अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त है। बुक कहाँ किसके हाथ में है ये सब कुछ सीक्रेट रहा। और ये 9 लोग हैं कौन? तो ये 9 लोग किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से हो सकते हैं, दिखने में साधारण लग सकते हैं, पर उनके अंदर होगा ज्ञान का भंडार। वो अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक नया इन्वेंशन करके जाएंगे और अपनी आइडेंटिटी को कभी भी रिवील नहीं होने देंगे और अपनी विल पावर को हमेशा मजबूत रखेंगे, क्योंकि किसी भी चीज पे अड़े रहने के लिए विल पावर भी जरूरी। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो अब बात आती है 9 मेन और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अलग अलग टॉपिक्स पर काम करने की थी वो हमेशा इन पर काम करते रहेंगे और दुनिया के अंत तक इसको संभाल कर रखेंगे। और वो 2000 सालों से हमारे बीच ही हैं। तो क्या वो इमॉर्टल हैं? नहीं। उनसे कहा गया था कि उनकी मौत आने से पहले या रिटायरमेंट लेने से पहले उन्हें अपनी जगह एक सक्सेसर छोड़ना होगा, जिस पे विश्वास किया जा सके कि वो इन चीजों को सीक्रेट रखेगा और दुनिया को कभी भी पता न लग पाए कि वो और उनका सक्सेसर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये रूल थे सोसाइटी की कि मौत आने से पहले या रिटायरमेंट लेने से पहले उनका एक सक्सेसर डिसाइड होना चाहिए, ब्रिलियंट माइंड और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ होना चाहिए। और ये 9 मैन एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं, पर ये सीक्रेटली अपना काम कर रहे होंगे जो इनके प्रेडेसेसर ने इन्हें बताया होगा।
और अब ये आगे अपने सक्सेसर को समझाने वाले हैं। ऐसे ही दुनिया में नॉलेज को उठाने का और संभालने का काम जारी रहेगा और डे बाय डे नॉलेज अपडेट होती रहेगी और फिर अच्छे लीडर्स को ये नॉलेज मिलेगी और वो इसे किसी गलत हाथों में नहीं लगने देंगे। अब बात करते हैं कि ये 9 बुक्स 9 किन टॉपिक्स पर थी। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रोपेगेंडा, जिस बुक में ये बताया गया है कि कैसे साइकोलॉजिकल टेक्निक यूज करनी है और लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। दूसरा है फिजियोलॉजी में बताया गया है कि कैसे किसी भी इंसान को टच करके सिर्फ उसकी जान ली जा सकती है। तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी है। चौथा है एल्केमी, जिसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी मेटल को कैसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पांचवा है कम्युनिकेशन हर कोई अच्छी से अच्छी सीखना चाहता है, बट इस कम्युनिकेशन बुक में अलग चीज है। इसमें ये बताया गया है कि कैसे वो एलियन से कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके प्लेनेट पर जाके। छठा है लाइट, इसमें लाइट की स्पीड को कंट्रोल करने के तरीके बताए गए हैं। सातवां है सोशियोलॉजी, इसमें ह्यूमन हिस्ट्री एंड बिहेवियर के बारे में बताया गया है। आठवां है ग्रेविटी, इस बुक में मिसाइल्स, रॉकेट, फ्लाइट, स्पेसशिप कैसे बनाई जाती है इन सबकी नॉलेज है। नाइन्थ है कॉस्मोलॉजी, इस बुक में टाइम ट्रेवल के सीक्रेट्स के बारे में लिखा गया है और टाइम ट्रेवल के तरीके बताए गए हैं। तो इन 9 टॉपिक से पता चलता है कि इस हिसाब से ये बुक अपने समय से कितनी एडवांस है। तो चलिए अब बात करते हैं 9 नंबर के पीछे की साइकोलॉजी के बारे में। मतलब 9 ही क्यों, 9 से ज्यादा भी तो हो सकते थे, जैसे कि बच्चों का सिलेबस पढ़ता है और 9 से ज्यादा होंगे तो ज्यादा काम कर पाएंगे, मतलब हर चीज में जल्दी इंप्रूव करेंगे। जैसे कि 1 से भले 2 तो 9 से भले 18, लेकिन 9 ही क्यों? मैं बता दूं ऐसा क्योंकि हिंदुइज्म के हिसाब से 9 बहुत अच्छा नंबर माना गया है। 9 का अपना एक अलग महत्व है। हालांकि अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 7 भी तो होता है, लेकिन पहले के जो रूलर्स थे वो 9 पर बहुत बिलीव करते थे। पहले के रूलर्स का मानना था कि हिंदुइज्म में 9 नंबर बहुत लकी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि ये एक परफेक्ट डिवाइन नंबर है। दूसरा लॉर्ड ब्रह्मा का सीक्रेट नंबर है। तीसरा दुनिया में 9 ग्रहों का होना। चौथा त्योहारों में नवरात्रि मनाना। पांचवा 9 देवियों का होना। छठे पर है 9 रत्न। सातवें पे है कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 9 नंबर विजडम और एक्सपीरियंस को दर्शाता है और हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से 9 एलिमेंट्स का होना और भी आगे बहुत कुछ। तो इसीलिए अशोका द ग्रेट ने भी 9 ब्रिलियंट माइंड ही ढूंढे। तो अब बात आती है रियल लाइफ में इन्हें देखे जाने की। तो 9 मेंस कोई भी और कहीं पर भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों का मानना है कि इनमें से कुछ हमारी आंखों के सामने ही थे जिन्होंने बहुत अच्छे इन्वेंशंस किए। इन्होंने हमेशा दुनिया के लिए कुछ अच्छा और बड़ा किया। अपनी जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करने के बाद ये मरने से पहले दुनिया को कुछ बेहतरीन दे करके गए, जैसे कि उनके नाम और इन्वेंशंस हैं। नहीं, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं एविडेंस पे भी बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एविडेंस की। तो गाइस, कोई पुख्ता सबूत ना होने के बाद भी ये चीजें बाहर कब आई? वैसे तो इस सीक्रेट सोसाइटी की भनक 1923 तक किसी को भी नहीं लगी थी। फिर टैलबर्ट मंडी ने अपनी एक बुक द 9 अननोन के बारे में लिखा। इस बुक में उन्होंने अशोका की सीक्रेट सोसाइटी के बारे में कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें 9 मैन के बारे में तब पता चला व्हेन ही वाज सर्विंग इन ब्रिटिश आर्मी। अब ये बात बहुत अजीब है कि इंडिया के एम्पायर में इंडियन से ये चीजें छुपा कर रखी गई और हम इंडियंस को इसका पता चलता है एक आउटसाइडर की बुक से। तो बात तो बहुत अनलाइकली है। मतलब आपके घर में क्या हो रहा है और आपके घर की बात एक पड़ोसी आपसे कहे कि किताब लिख दी है, खरीद करके पढ़ लेना, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। लेकिन हम लोग देखेंगे टैलबर्ट मंडी के हिसाब से पुख्ता सबूत क्या थे। उन्होंने अपनी बुक में इस बात का प्रूफ देते हुए कहा है कि मेरी डीप रिसर्च का क्रेडिट जाता है एम्परर अशोका को, क्योंकि टैलबर्ट मंडी का कहना है कि अशोका ने कई सारे सब्जेक्ट में ट्रांसक्रिप्ट लिखी थी, जो कि किसी सिंगल आदमी के बस की बात नहीं। इतने सारे सब्जेक्ट में पीएचडी जैसी नॉलेज रखना, पर से ये किताबें डिफरेंट लैंग्वेजेस में थी। तो क्या एम्परर अशोका को 9 सब्जेक्ट्स के बारे में इतनी ज्यादा डीप नॉलेज थी और वो इन्हें अलग अलग लैंग्वेजेस में लिख सकते थे? तो इस बात पे टैलबर्ट मंडी का कहना था कि ये इस बात का प्रूफ है कि 9 अलग अलग लोगों की हैंड राइटिंग है, 9 अलग अलग लोगों की लैंग्वेजेस हैं और ये 9 अलग अलग लोग हैं जिनको इसके बारे में गंभीर नॉलेज है। लेकिन बात अभी भी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके बाद 2 राइटर्स और आए जिनका नाम था लुइस पर्ल्स और जैकस बर्गर। इन्होंने भी एक बुक लिखी। बुक का नाम था द मॉर्निंग ऑफ द मैजिशियन और बुक में कहा कि जिसमें इन्होंने एक स्टोरी को बताया और क्लेम किया पोप सिल्वेस्टर सेकंड जो थे वो इनसे ऑलरेडी मिल चुके थे और उन्होंने बताया कि इंडिया से जब पोप सिल्वेस्टर रिटर्न आए तो उनके पास वियर्ड गैजेट्स थे। उन्हीं गैजेट्स में से थी एक ब्रॉन्ज डॉल। इस डॉल से जो भी सवाल पूछे जाते वो हाँ या ना में इसका जवाब देती। पोप सिल्वेस्टर से वो लोगों को इसके बारे में बता ही पाते, उससे पहले ही डाइड इन अ मिस्टीरियस डेथ। फिर जो उनकी ब्रॉन्ज डॉल थी उसके बारे में ईयर 1954 में एक जर्नल के थ्रू पता चलता है कि पोप ने इंडिया से जो डॉल लाई थी उसे बाइनरी नंबर से प्रोग्राम किया गया था और ऐसी कोई मशीन 1954 में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो एक मॉडर्न वर्ल्ड की मशीन थी। वो डॉल एक्चुअल में एक एआई थी और इस एआई का पता चला 21st सेंचुरी में, जो कि तब पॉसिबल नहीं था। और तो और एक साइंटिस्ट जिनका नाम था जगदीश पोप इस पर स्ट्रांगली बिलीव करते थे और बाकी लोगों का उनके बारे में कहना था कि ही वाज आल्सो द मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी। तो गाइस, अब मेंबर्स की बात आ ही गई है तो अब बात कर लेते हैं इनके मेंबर्स की, जिन पर लोगों का मानना है कि ये सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स थे। अब इनका सक्सेसर कौन है वो नहीं पता। जगदीश बोस के अलावा पोप सिल्वेस्टर सेकंड,
डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर आइजैक न्यूटन इसी सोसाइटी का पार्ट थे और इन्होंने उन बुक्स में से कुछ चीजें यूज की दुनिया की भलाई के लिए, और इनकी रिसर्च से भी आप वाकिफ होंगे, जो कि वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन अब वीडियो के एंड में मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जब इंडिया में कहीं पर भी ऐसे सीक्रेट सोसाइटी थी तो इन्होंने इंडिया में ड्रग एक्सप्लॉयटेशन और ब्रिटिशर्स की लूट बाकी चीजों से इंडिया को क्यों नहीं सेव किया? दुनिया में इतनी तबाही क्यों होने दी? तो कहाँ थे हमारे ये 9 डूड्स? तो फिलहाल यहीं पर स्टोरी खत्म होती है 9 मेंस की सीक्रेट सोसाइटी की। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 1K तक चैनल को पहुंचाना है, और यार चैनल नया है तो रीच भी चाहिए होती है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अनअर्थली टॉक्स साइनिंग ऑफ।